अस्सलाम वालेकुम। सियासी माहौल में थोड़ी सी तेज़ी नज़र आई है, ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबी अमल है उसके दौरान कुछ ऐसे बयानात आए हैं जिससे लगता यह है कि पीपल्स पार्टी और PMLN में जो एक बहुत ज़्यादा एक कम्फर्ट लेवल चली थी पिछले 2 सालों से उसमें कुछ रखना अंदाज़ी ज़रूर हुई है। मौलाना फजल रहमान ने एक अलहदा से सियासी मैदान में बौछार डाला है जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या लश्कर के हवाले से कुछ ऐसे बयानात दे दिए और ख़ास तौर पर शोधा के हवाले से जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल आया। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में एक दराड़ पड़ जाए उसकी बहुत जल्द किसी को तवक्को नहीं थी। पानी के मसले के ऊपर दोनों में इख्तलाफ है क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध की कॉम्प्रेस जमातों के सामने दबाव का शिकार है और वो पानी वाले मसले के ऊपर बढ़ चढ़ के बयानात सिर्फ इसलिए देते हैं कि वो पंजाब को अपोज करके सिंध की कॉम्प्रेस जमातों वाला जो एक सिंपथेटिक वोट है उसको अपनी तरफ खींच सके, उसको अपील कर सकें। लेकिन 2 बयानात राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन ने कुछ ऐसे दिए हैं जिससे लगता है कि मामला कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर ऐसा कुछ ज़रूर शामिल हुआ है कि दोनों तरफ के लीडर्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ तुंदो तेज़ बयानात देना शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी की करप्शन के ऊपर सवाल उठाया और सवाल भी इस अंदाज से उठाया कि लगता है जैसे हकीकत बयान करने लगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जो तक फिर रहे हैं उनका नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है, करप्शन। सारा पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2.5-3 हजार अरब जो है वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुंचाया हुआ है और इसमें कोई उन्हें जो शर्म व हया भी नहीं है। करप्शन जो है वो बता के करते, इसके ऊपर बाकायदा फख्र करते। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 2.5-3 हज़ार अरब का जो पैसा मिला सूबा सिंध को वो सारा दुबई ले गए पैसा करप्शन के ज़रिए। पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी का यही इतराज़ मरीम नवाज़ के ऊपर है। वो कहते हैं कि 6,000 अरब का सालाना बजट है जिसके ऊपर मरीम बैठी हुई हैं और वो पैसा किधर जा रहा है? लाहौर के बाहर तो सारा कुछ डूबा हुआ है। इवन लाहौर के हवाले से शर्जील मेमन ने आज जो बयान दिया वो भी मानी खेज़ है। वो साथ मीडिया को भी उन्होंने बुरा भला कहा, लेकिन जिसको कह रहे हैं वो सुन लें, दिखाइएगा। जाली मैंडेट के जरिए इक्तदार की कुर्सी पे बैठना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने हर मुश्किल वक्त में जो है मुआहदे करके मुल्क से बाहर गए। तो कश्मीर में धांधली करने की इजाज़त मुस्लिम लीग नवाज को नहीं दी जा सकती। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। पानी इनका तफसीली बयान है वो ऐड इन्हें करना चाहिए था हमें दिखाते हुए आपको, जिसमें बारिशों के बाद जो पानी ने तबाही मचाई है उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शर्जील मेमन ने। पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस ने जो गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट जारी की थी यमन के हवाले से, बड़ा सख्त बयान था और हमारा ख्याल यही था कि वो एक पाकिस्तान ने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है इस पूरे रीजन के हवाले से कि अगर यमन से कुछ ऐसा होता है, इश्ताल अंगेज़ी होती है, सऊदी जहाज़ों पे हमले होते हैं या पाकिस्तानी कार्गो शिप्स जाते हैं, उनके लिए कोई रुकावट बनती है तो पाकिस्तान ने एक लकीर खींच दी है कि ये रेड लाइन है, अगर इसको क्रॉस की तो आपको मार पीटेगी। उसके बाद आज फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने वीडियो के ऊपर भी उसी स्टेटमेंट का या उसमें थोड़ा सा इजाफा करके मज़ीद उसके अंदर थोड़ी सी ताकत और डाल दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं। Any attack against Pakistani flagged vessels or against our commercial vessels will be treated as an attack against Pakistan and will be swiftly retaliated. And we will do so in our exercise of self-defense. When it comes to defending our national security, our assets, this is a red line. We remain committed to implementing all our bilateral agreements with Saudi Arabia, Red Sea and Bab al-Mandab, which obviously is frequented heavily by commercial vessels. What constitutes a threat or an attack to be determined technically by our forces. We would remain alert on this area. इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जौहर सलीम साहब, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार, और हमारे साथ अमेरिका से शामिल हो रहे हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। जौहर सलीम साहब, पहले आपसे ये जो यमन वाले मसले पर पाकिस्तान ने बड़े धांसू किस्म के 2 बयान दे दिए हैं। पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, आज स्पोक्स पर्सन का बयान आ गया, आपका तज्जिया क्या कहता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है बिकॉज देखें इससे एक तो एक्सपेंशन होगी ना कॉन्फ्लिक्ट की, बिकॉज ये वो थ्रेट है जो बड़े अरसे से था, ऑन द टेबल था, लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो रहा था। अब एक्सरसाइज हुआ और लोग के हौतीज़ ने अभी तो ये कहा है कि वो सिर्फ सऊदी शिपिंग को अटैक करेंगे और उन्होंने अटैक किया भी है। सो इट्स पहले तो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग थी, फिर बाद में उन्होंने उसको एक्चुअलाइज किया और उसकी वजह से इस वक्त जो सऊदी शिपिंग फ्लो है, जो कि पहले वो रेड सी की तरफ लेके गए थे, पोर्ट ऑफ अम्बो से कर रहे थे 60-70% बिकॉज वो गैस जो ऑयल पाइपलाइन इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब उसको लेके गए सुएज़ कैनाल से, उनके जहाज़ गुजर रहे हैं वक्त, और फिर ऑल द वे अफ्रीका के अराउंड होके वो केप ऑफ गुड होप से जा रहे हैं। लेकिन वो बहुत ही तवील, पूरा लंबा चक्कर है, वो घूम के आना पड़ता है। बिल्कुल।
तो पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान की जो है ना, एक तो खैर तेल की तो बात अलग है, पाकिस्तान की जो वैसे जो ट्रेड है वो काफ़ी सारी बाबुल मंदब से जाती है, तो लेकिन इसलिए सर हम पाकिस्तान के लिए सऊदी जो डिफेंस डील है उसकी वजह से भी तो हम कमिटेड हैं। आज उनके 2 ऑयल टैंकर्स हिट हुए हैं सऊदीज़ के, एक के ऊपर आग लगी भी नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमारी कमिटमेंट जो एंगेजमेंट है इस तनाव के अंदर वो मुझे किसी और शक्ल में बढ़ती नज़र आ रही है। बिल्कुल, देखें उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, जो हमारी कमिटमेंट है बहुत वाजह है, और ये स्पोक्स पर्सन के इसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स है वो भी बहुत वाजह है। मैं ये समझता हूँ कि देखें इसके बाद जो है ना, आप चीज़ें जिस रुख पे जा रही हैं, अब ईरान में थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की ज़रूरत है, और इसी तरह अमेरिका में भी, क्योंकि दोनों तरफ पे बहुत ही टेक्टिकल थिंकिंग हो रही है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, और उससे खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए आज तेल जो है $100 की नफसियाती हद अबूर कर गया इस वक्त। फिर साथ ही साथ आगे देखें क्या हो रहा है। एक चीज़ जिस पे अभी इतनी तवज्जो नहीं है वो ये है कि अगर जिस तरह अभी इन्होंने कुवैत पे हमला जब ईरान ने किया तो एक डिसैलिनेशन प्लांट भी तबाह किया और एक बिजली घर तबाह किया। फिर अमेरिका ने जो थ्रेट किया कि हम इनके डिसैलिनेशन प्लांट्स उड़ाएंगे, और फिर ईरान ने कहा कि उसको फिर ज़ाहिर बदले में उधर हम जाएंगे। देखिए वहाँ पे 400 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं पूरे गल्फ़ में, और गल्फ़ की डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है, सऊदी अरब की 50% उस पानी पे है, यूएई की 80%, कुवैत की 90%, बहरीन की 100% डिसैलिनेशन प्लांट्स में। मोर और लेस जो गल्फ में जिंदगी के आसार हैं वो इन वो सारे इसमें डिसैलिनेशन हैं। प्लांट्स से जुड़े हुए हैं। अब अगर इधर से लेटर ऑफ एस्केलेशन होता है और एक दूसरे के वो, और फिर दूसरा अगर चीज़ लगे बिजली घरों की बात करें तो जाहिर है वहाँ पे आपको पता है जिस तरह की गर्मी है, सारी एयर कंडीशनिंग पे वो सारे मुल्क चलते हैं, क्योंकि वो तो ये इतनी आबादी तो उधर नहीं होती थी ओरिजिनली। तो इसलिए इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर ऑफ एस्केलेशन आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है दोनों तरफ के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द टाइम कि ये दोनों डिप्लोमेसी को चांस दें। पाकिस्तान जैसे मुल्क, और इस पर मैं तो ये MOU साइन होने के साथ ही कह रहा था कि मैं आगे देख रहा हूँ कि बहुत ही मुश्किल वक्त, ऐसे वक्त भी जब सारी डिप्लोमेसी लगेगा ब्रेक डाउन कर गई है, और फिर पाकिस्तान और जो बाकी इंटरमीडियरीज हैं उनको बीच में रेस्क्यू करने की पड़ेगी ये सिचुएशन। तो वो वक्त जो है वो खैर शुरू में ही आ गया ऑलमोस्ट जो है, तो लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरत है उसकी, बिकॉज इस वक्त ये थ्रेट्स को अगर एक्चुअलाइज करते हैं दोनों में से कोई, और फिर देखिए मिसकैलकुलेशन का चांस, अचानक कहीं बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो जाएं, बेशक वो ईरान की हों या अमेरिका की हों, उससे एकदम फिर जो है वो आप सूरत दोनों के लिए बहुत अबतर हो रही है। डॉक्टर आदिल नजम साहब, जो यमन वाला मामला है उस पर भी चाहूँगा आप कमेंट करें, लेकिन साथ सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील भी हुई है जिसके ऊपर ट्रंप ने कहा कि ये अब्राहम एकॉर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन इस मौजूदा सूरत हाल में सऊदी अरब के लिए मानना एक, मुझे तो लगता है बहुत ही सुसाइडल किस्म का एक्ट होगा। आपका इसके ऊपर, दोनों के ऊपर तजिया चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ जो हैं वो जुड़ गई हैं, अगर पहले नहीं भी जुड़ी हुई थी तो आज की सुबह में बिल्कुल जुड़ गई हैं, उसी तरह जुड़ी हैं जैसे आपने कहा। देखिए जैसे बैस साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, हालात जो हैं वो बहुत ही एक नाजुक मोड़ पे हैं। नाजुक मोड़ एक लफ्ज़ अजीब सा है लेकिन ये असल में नाजुक है, और मेरी नज़र में जब से ये शुरू हुआ है, अब 5वें महीने में हैं हम, एक्सेप्ट फॉर वो जो पहले 4-5 दिन थे ना जब बिल्कुल तबाही की हो रही थी, इसराइल और अमेरिका अटैक कर था, उसके बाद ये सबसे मुश्किल एक मरहला है इस सारे कार्रवाई का, जो अगर हाथ से निकल गया तो बहुत ही उसकी रिपरकशंस जो हैं वो आलमी है, सिर्फ रीजनल नहीं है, सिर्फ रीजन की बात नहीं है, वो फिर दुनिया की बात है। सो एक बात तो ये है। जहां तक आपने बात की ये यमन वाली उसकी, सो यू आर एग्जैक्टली राइट कि अभी कल जो एग्रीमेंट साइन हुई अमेरिका की, उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है अब्राहम अकॉर्ड का। लेकिन आज सुबह जो है वो ट्रंप साहब ने एक शुरली छोड़ दी कि नहीं ये इसका असल में उससे भी है। मेरे ख्याल में ट्रंप साहब के लिए हर चीज का ताल्लुक अब्राहम अकॉर्ड से है। आप याद करें कि 2 दिन पहले लेबनान के जब वजीर आजम थे व्हाइट हाउस में, तो उसके बाद भी ट्रंप साहब ने इसीलिए कह दिया कि इस तरह ही कह दिया कि जी अब ये इसका मतलब है ये भी इधर ही आ गए। सो आई थिंक वो एक ट्रंप साहब की ख्वाहिश है विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सऊदी अरेबिया। लेकिन आज जो सुबह अभी कुछ घंटे पहले में अमेरिकन जब चैनल्स आप देखते हैं तो आपको एकदम नजर आता है एक फौज आ गई है जो कह रही है कि जी सऊदी अरेबिया को ज्यादा करना चाहिए, दे हैव टू डू मोर। ये सऊदी अरेबिया को जो है ना इस जंग में उन्होंने ज्यादा किया नहीं और उनको पड़ जाना चाहिए एक तरह से यमन पे। तो वहां से आपको एक हल्लाशेरी मिल रही है, खुसूसन आप उसे इजरायली हमायती कह लें जो भी हैं, वो जो फैक्शन है अमेरिका से, कि किसी तरह सऊदी अरेबिया को इसमें इन्वॉल्व कर लो। उसकी वजह से जैसे आपने इंडिकेट किया और भी बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिलशमूल पाकिस्तान, गिवन कि हमारी एक एग्रीमेंट है उससे। जौहर साहब, ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है, सऊदी अरब आप सोचते हैं कि सूरत हाल मौजूदा फियत के अंदर इतना बड़ा फैसला ले सकता?
नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। और ये भी देखें, डॉक्टर साहब ने बहुत उम्दा अहाता किया उसका। देखें, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है 22 को, ये स्टेटमेंट आई है 23 को। सो वो क्यों उससे पहले इसराइल की स्टेटमेंट आई बड़ी सख्त। नेतन्याहू ने इसके बाद एक आज बयान दिया, उसने भी वेलकम कर दिया कि सऊदी आएगा तो और स्ट्रेंथन हो जाएगा। बिल्कुल, उससे पहले उसने एक स्टेटमेंट दी थी जिसपे कंसर्न का इजहार किया। कंसर्न था उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट आती है ट्रम्प की। तो ये बेसिकली जो है ना, वो ये बैलेंसिंग है जो ट्रम्प ऑलवेज ठीक है, ये इसमें कोई शक नहीं। स्टेटमेंट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द डील। एग्जैक्टली। और फिर अभी ये डील एक्चुअलाइज बड़े वक्त में होगा। अभी तो कांग्रेस अप्रूव चाहिए। बिल्कुल। और 10 साल से ये चल रही है बात, जो बाइडेन के टाइम पे भी थी। उस वक्त वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगा रहे थे ट्रम्प, उनको ज्यादा अच्छा डील सऊदी को दिया है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। और अगर उन्हें लिंक करना हुआ, सीरियसली लिंक करना हुआ, तो वो अभी उसमें बहुत वक्त है। ये इस वक्त ये डिसाइड नहीं होना, क्योंकि ये तो जब इसकी एक्चुअलाइजेशन होनी है। आपके ख्याल में सऊदी सूरत हाल में ऐसा फैसला ले सकते हैं? मैं नहीं समझता कि ऐसा फैसला ले सकते हैं इस वक्त। नहीं, इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं है। और सऊदी उनका वो बड़ी क्लियर स्टेटमेंट होगी इसके ऊपर कि जी जब तक वो पैलेस्टीनियन टू स्टेट सोल्यूशन नहीं होता उस तरफ ये। लेकिन देखिए, ट्रम्प को जब उन्होंने $1000 अरब दिया था तो उस वक्त 3 ही नुकते थे। वो डिफेंस परचेजेस थी, ये सिविल न्यूक्लियर डील थी, और तीसरा 2 स्टेट था। $1000 अरब ट्रम्प साहब ले गए हुए हैं, तो बाकी चीज़ों पे भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, जब ट्रम्प दूसरी बार इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट, तो मैंने उसको कहा था कि ट्रम्प विल गो फॉर इजराइल इतना ज़्यादा कि कोई प्रेसिडेंट अमेरिका का इससे पहले नहीं गया होगा उस हद तक। अच्छा, वो बाकी इवेंट्स ने दिखा दिया, उसकी कुछ वजूहत थी, लेकिन उसमें अब जो है ना, देयर लिमिट्स टू दैट। अब अमेरिका में भी माहौल वो नहीं है इस वक्त इसराइल के लिए। रायमा इसराइल के खिलाफ हो चुकी है। कांग्रेस में देखें, वाइस प्रेसिडेंट को देखें कैसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो इवन ट्रम्प अगर करना भी चाहे, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा इस वक्त। और लेकिन उनको साथ ही साथ बैलेंस करना होता है, क्योंकि इसराइल को साथ लेके चलना चाहते हैं ईरान वाले मसले में भी, और वैसे भी वहाँ की जो सियासत है उसमें भी ही नोज़ कि जूइश लॉबी कितनी पावरफुल है। एंड ही ऑलवेज, देखिए 80s से जब उनका शौक था सियासत का, उस वक्त से वो इसराइल की हमायत में बयान देते थे, बिकॉज ही न्यू कि इस लॉबी को खुश रखना बड़ा ज़रूरी है ना। एंड ही इज़ कंसिस्टेंटली डूइंग दैट। उसके साथ उस लॉबी के लोग भी बड़े हैं। पीट हेगसेट, वो एक सही एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट उसने साथ वज़ीर जंग बना के बिठाया हुआ है उसने इसको। बहुत सारे बिल्कुल। डॉक्टर आदिल नजम, अभी थोड़ी देर पहले यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसने करारदाद पास की है जिसके लिए 4 रिपब्लिकन ने भी वोट किया, और वो ट्रम्प की जो वॉर पावर्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास किया। अभी लीगली बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, लेकिन ये मामला दूसरी दफ़ा हाउस के अंदर आया। पहली दफ़ा तो उसके बाद MOU हो गया था, फिर रेजोल्यूशन आ गई है। तो मुझे लगता है कि ये रिपब्लिकन्स का जो 4 मेंबर्स का जाके वोट डालना है ट्रम्प साहब के खिलाफ, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आगे नवंबर में यूएस प्रेसिडेंट को किस किस्म के दबाव का सामना होगा। जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये इंडिकेशन है। ये वॉर पावर्स वाला यार एक्ट है ना, इसमें कोई पड़ा नहीं है, इसके अंदर कोई दम शम नहीं है। अगर ये पास हो भी जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये इंडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, वो ओबामा के ज़माने में भी हुआ था। हर सदर जो है वो उसको इग्नोर कर देता है जब उसने करना होता है। लेकिन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि हम एक शिफ्ट देख रहे हैं। आपने इसकी बात की, उससे पहले जो वो एक वोट हुआ इसराइल के डिफेंस स्पेंडिंग पे, एड पैकेज पे, जिसमें 100 वोट पड़े उसके खिलाफ, राइट। अच्छा, वो जीता नहीं क्योंकि 300 पड़े उसके हक में, इसराइल के हक में, लेकिन द फैक्ट के 100 पड़े इज अ मेजर शिफ्ट। और उसका पहला बड़ा टेस्ट जो है, एक टेस्ट तो न्यूयॉर्क में रमजानी के इलेक्शन में हो गया था, लेकिन ये पहला बड़ा टेस्ट जो आएगा वो आएगा नवंबर में। आई डोंट थिंक ऐसा होगा कि नवंबर में बहुत ही स्वीपिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन हवा बदल रही है। और अब ये सबको नजर आ गया कि हवा बदल रही है। आप वाइस प्रेसिडेंट की जिन अभी जिक्र हुआ, उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह का भी, वो भी वही हवा बदलती हुई देख रही है। सो देयर इज ए शिफ्ट हैपनिंग, इंक्लूडिंग इन ट्रम्प। आप देखें कि ट्रम्प ने भी इसराइल का जिक्र करना कम कर दिया। ऐसा नहीं है कि इसराइल पर नाराजगी दिखाता है, ऐसा भी नहीं है कि इसराइल का इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन हम अपनी नज़रों के सामने अमेरिका में भी और बाकी दुनिया में भी जो एक इसराइल की इमेज थी या उसका जो उसके बारे में जो रवैया था, उसे तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। दुरुस्त है सर। एक और चीज़ बता दें, फिर मैं इधर इस्लामाबाद स्टूडियो में वापस आ जाऊंगा। ईरान अमेरिका वाला ये जो तनाज़ा है, ये कहीं सिमटता हुआ नज़र आता है, या सूरत हाल ऐसी हो जाएगी कि काबू से ही बाहर हो जाए? यार, मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों चीज़ें नहीं है। सिमटता था वो बिल्कुल नज़र नहीं आता, 100% नहीं आता, और पहले भी नहीं आता था। हमारी उम्मीदें थी, हमारी दुआएं थी, लेकिन नज़र नहीं आता था। सिमटता तो बिल्कुल नहीं है। ये इसको अमेरिका में आजकल कहा जा रहा है, जो ट्रम्प के मुखालिफिन है, कि जी फॉरएवर वॉर, ये ट्रम्प की फॉरएवर वॉर है। तो फॉरएवर वॉर हो या ना हो, लेकिन इससे निकलना नहीं है, जिसकी अमेरिकन इम्प्लीकेशन ये है कि नवंबर की इलेक्शन इस जंग के साए में ही होगी।
वो जो पहले ख्याल था ना कि इससे पहले कुछ हो जाएगा कोई एग्रीमेंट की वजह से या कुछ मसले को हम रफा दफा कर देंगे, रफा दफा नहीं होना। लेकिन मेरे ख्याल में इसका बढ़ना भी जो है, आई वुड लाइक टू बिलीव कि दुनिया में अभी तक कम से कम इतना विजडम और रैशनल है कि इसको बढ़ना जो है, उसकी उसकी मुहर्रिकात इतनी खौफनाक हैं कि आई डोंट थिंक ये ऑल आउट वॉर जिसे कहते हैं उसमें बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यमन की ही हम बात ले लें, जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट की भी बात हुई, मेरे ख्याल में दुरुस्त है, कोई भी मुल्क वैसे ही कहेगा। वो पाकिस्तान मल्टीपल सिग्नलिंग कर रहा है, जैसे आपने कहा, वो सिर्फ यमन को नहीं कर रहा, वो सऊदी अरेबिया को भी कर रहा है कि यार हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका भी इसे पुश कर रहा है दूसरी तरफ से। इस वक्त हूथियों की तरफ से मेरे ख्याल में एक स्टेटमेंट आई कि जी हम देख लेंगे कि अगर गलत झंडा लगा हुआ किसी कश्ती पे तो हम फिर उस पर हमला कर लेंगे। सो एवरीवन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार कुछ हो तो रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये हाथ से निकल जाए, क्योंकि इस मसले का हाथ से निकलना जैसे ऑल आउट वॉर। सो आई थिंक कि ये कंटिन्यू करेगा। आप मुझे बुलाते रहेंगे अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से, लेकिन आई होप कि ये उस खौफनाक हद तक ना पहुंचे, क्योंकि एवरी पार्टी, हम आपको वैसे ही बुलाते रहेंगे, कोशिश करते हैं कि जंग रुक जाए, उसके बगैर आपको बुलाते रहेंगे। सर कुछ ऐसा तरीका, ऐसा तजिया करें कि जंग रुक जाए, वैसे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो जौहर साहब से पूछते हैं, जौहर साहब आप दुआ करनी पड़ेगी, ये बात आपकी सही है। सर अगर बिल्डअप टू नवंबर देखें तो अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है, 3 महीने इसी इंटेंसिटी से, जिस इंटेंसिटी से अभी बॉम्बिंग हो रही है, B1 यूज़ करना शुरू कर दिया उसने ईरान के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि ये 3 माह सस्टेन करना इसको बहुत मुश्किल है। तो ये तो हो सकता है कि ऑन अगेन ऑफ अगेन, लेकिन इनको दरमियान में मिलते भी रहें और लड़ते भी रहें, उस सूरत में नवंबर आ जाए। लेकिन अगर कंटिन्यूसली ये वाला तनाव रहता है तो दोनों का कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ईरान का नहीं नुकसान, अमेरिका का भी कुछ नहीं बचेगा। जी ये बात सही है, बिल्कुल। ये ऑफ एंड ऑन ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट टाइप चलता रहा इस तरह, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। देखिए वहाँ पे बड़ा एक चेंज आ रही है। पहले ये ख्याल था कि हाउस जो है वो इनके हाथ से निकल जाएगा रिपब्लिकन्स के, सेनेट इनके पास ही रहेगी। लेकिन अभी रीसेंट डेज में पोली मार्केट्स, और पोली मार्केट्स में क्योंकि पैसा लगा होता है तो उसमें फिर आपको ज़रा सीरियसली उसको देखना पड़ता है। उसमें अब ये बात आ रही है कि जी शायद सेनेट भी निकल जाए इनके हाथ से। एंड इफ़ दैट हैपन्स दैट वुड बी अ बिग डील, बिकॉज उससे ना वो फिर जो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाता है अमेरिका के अंदर। अगर रिपब्लिकन्स आ जाते हैं फिर तो दे विल गो फॉर, वो उनको पता है ठीक है इम्पीचमेंट के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है सेनेट में, वो हो नहीं सकेगी, लेकिन आप वो पे शुरू कर देते हैं। अभी आप ऑयल प्राइसेस का जिक्र कर रहे थे, ऑयल क्राइसिस ने पूरी दुनिया की इकॉनमी का बेड़ागर्क करना है बशमूल अमेरिका। जो उनकी लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स है ना अमेरिका की, 5 साल, 10 साल और 30 साल वाले बॉन्ड, सब की कोई 5% के करीब करीब आ गई है। एक 5% ऊपर चढ़ गई है 30 वाली, और जो 10 साल बॉन्ड है वो 5 के करीब आया हुआ है। तो दैट शोज़ कि जैसे हमारी वल्नरेबिलिटी, हम 14% पे बोरो करता है हमारा सेंट्रल बैंक, तो वो हाल इस वक्त उनका होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि $40 ट्रिलियन का तकरीबन डेट हो गया, 40 ट्रिलियन, तो उस पे जब आपको 5% के हिसाब से देना पड़ता है, जो पहले यूएस ट्रेजरीज 1%, 2% पे होती थी, तो जाहिर है इतना जब आपका बढ़ जाता है तो फिर अब डेट सर्विसिंग जो उनके लिए कभी प्रॉब्लम ही नहीं था, अब उनके लिए एक मेजर बजट आइटम है इस वक्त। वो अभी वो कह रहे हैं कि ये डिफेंस से बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल इसमें कोई, देखिए इकॉनमी पे और भी उसके मुहर्रिक आते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपको इंटरेस्ट रेट और बढ़ाना पड़ता है। लेकिन देखिए अमेरिका के पास जितना चले वो तो फिर सस्टेन कर लेंगे। बाकी जो मुल्क हैं इस खिते के, जो गल्फ कंट्रीज हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, पाकिस्तान दोबारा बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारे सर पे खड़ा है। एग्जैक्टली, तो वो $100 पे चली गई कीमत, तो ज़्यादा वल्नरेबल है ना बेसिकली, बिकॉज हम तो एक बीओपी क्राइसिस से निकले हैं, बड़ी मुश्किल से स्टेबलाइज कर रहे हैं। निकले कहाँ हैं, अभी उसी के अंदर ही हैं। IMF से रोज हाथ जोड़ते हैं, कभी सऊदियों से कहते हैं रोल ओवर कर दो। मतलब ग्रोथ की तरफ तो नहीं आए, लेकिन चले मतलब थोड़ी स्टेबलाइज तो हो गया ना। मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंसेज आपके देखें कहाँ का करंट अकाउंट डेफिसिट आपका $20 बिलियन तक का जा रहा था, कहाँ पे अब आपको करंट अकाउंट थोड़ा बहुत ही है, लेकिन सरप्लस हो गया लास्ट ईयर। लेकिन आगे अगर ये सारा होता है तो फिर तो अगेन यू विल गेट ए बिग करंट अकाउंट डेफिसिट, अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो मसला। तो बहुत सारे मुल्क वल्नरेबल हैं, यहाँ तक कि इवन देखें साउथ कोरिया हो, जापान हो, इंडिया, हालांकि वो इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान के किरदार के खिलाफ रहे हैं जो कि उनके हक में जाता था, उनकी अपनी इकॉनमी बड़ी वल्नरेबल है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। और फिर देखिए सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, एनर्जी की वल्नरेबिलिटी और फिर फूड क्राइसिस जो आगे इमर्ज कर रहा है, क्योंकि 1/3 ऑफ द फर्टिलाइजर्स भी वहीं से आती हैं। इस वक्त अगर वो वक्त पे फर्टिलाइजर्स नहीं मिली, ये सारे इस वक्त जो क्रॉप्स हैं, तो फिर आपको 6 महीने के बाद द वर्ल्ड वुड बी फेसिंग अ ह्यूज फूड क्राइसिस। UAE से तेल के साथ साथ फर्टिलाइजर पूरे इस इलाके में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। डॉक्टर आदिल साहब, जैसे मुल्कों के लिए वो अगले 6 माह होंगे, वो क्या पैगाम लाएंगे? क्योंकि $100 पे कीमतें, हम पाकिस्तान इस तरीके से चल नहीं सकता लेकर, फौरी तौर पर क्राइसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड पे आएगा और हमें उसका कोई तदारुक करने का तरीकाकार भी पता नहीं है। जितने दोस्त थे सारों के पहले बेल दे कि हम जितने पैसे उधार मांग सकते थे मांग चुके, अब क्या करेंगे?
नदीम साहब, सीरियस बात यह है कि सिर्फ 6 महीने नहीं, उससे ज्यादा, जैसे आपने पहले कहा ना कि ये चलेगी, मैं इस जंग की बात नहीं कर रहा, 6 महीने से ज्यादा पाकिस्तान जैसे मुल्कों को सबक ये लेना चाहिए कि यार वी नीड टू बी, अगर सेल्फ सफिशिएंट नहीं तो हमें कोई अपना इंतजाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक क्राइसिस है ना, और बड़ी कितनी क्राइसिस आपकी उबल रही हैं इस वक्त दुनिया में। सो आई डू नॉट सी अगले कई सालों में जो इकोनॉमिक एक तरह से एक ग्लोबलाइजेशन के साथ एक खास किस्म की स्टेबिलिटी आई हुई थी, वो अब नहीं रहेगी। सो इट इज़ गोइंग टू रिमेन टर्बुलेंट। देखिए, हमने 100 की बात कर रहे हैं, मैं आई स्टिल मेंटेन कि सरप्राइज ये है कि सिर्फ 100 पे, सरप्राइज ये है कि हाईएस्ट जो गया है वो सिर्फ 120 पे गया। सरप्राइज ये है कि पिछले हफ्ते 80 पे था, और उस सारे का जो सेरा है वो चीन पे है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अभी तक तो चीन ने स्टेबलाइज किया हुआ है, लेकिन जो उसके नीचे उबल रहा है दैट इज मच मोर देन दैट। जब चीन अभी तक तो देखना, चीन अपना रिजर्व भी कर रहा है, चीन के पास बहुत सारी रिन्यूएबल भी है। तमाम दुनिया इस वक्त जो है वो ये देख रही है, सिर्फ ये नहीं देख रही है कि जंग खत्म हो गई थी हम वापस वहां पहुंच जाएंगे, वो ये देख रही है कि ये जंग खत्म हो या ना हो, वी हैव टू रीथिंक आवर पॉलिसीज। कोई जो है वो पाइपलाइंस की बातें कर रहा है, बहुत सारे जो हैं दे आर इन्वेस्टिंग यूजुअली इन रिन्यूएबल्स, बहुत सारे जो है वो कह रहे हैं अच्छा हमारे पास क्या है, इवन इफ दैट इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, उसको देखो। लेकिन हर सोचने वाले शख्स और मुल्क को इस वक्त ये सोचना चाहिए कि वी आर गोइंग टू बी इन अ स्टेट ऑफ हाई टर्बुलेंस। 6 महीने 4 महीने नहीं, उससे कहीं ज्यादा, और सिर्फ ईरान की वजह से नहीं, और भी बहुत सारी वजूहात से ये सीट बेल्ट बांध के अमल करने का मौका है। ये इंतजार करने का टाइम नहीं है बिल्कुल कि सही यार कह ये रहे हैं। जब ठीक हो डॉक्टर जाएगा तो आदिल वापस नजम चले साहब, जौहर सलीम साहब, आप दोनों का शुक्रिया। आ गई अब ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान के ऊपर इसके इक्तसादी क्या, मुआशी क्या असरात हैं इस सारी सूरत हाल के, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने जो 30 जून को माली साल ख़त्म हुआ उसमें कम व बेश 40 अरब डॉलर का तजारती खसारा जो था वो भुगता। जितनी रिमिटेंसेज आई थी वो सारी तजारती खसारा को पूरा करने में निकल गई। लेकिन जैसे जैसे तेल की कीमत ऊपर जा रही है तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि ये तजारती खसारा पहले की निस्बत, पिछले साल की निस्बत इस साल हमें उससे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो क्या कोई प्रूडेंट स्ट्रेटजी होगी कि हम 40-45 अरब डॉलर इस साल भी तजारती खसारा पूरा करने में लगा दें, या कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाएं? मुल्क में FDI आ नहीं थी, एक्सपोर्ट्स ऊपर नहीं जा रही, तो क्या करें? हमारे साथ हैं अशफाक तोला साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। तोला साहब, पहले आपसे इसका जवाब चाहूँगा, क्या करने की ज़रूरत है कि मामला काबू में रहे, हालात ख़राब ना हो जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो, और मिफ्ता भाई को हैप्पी बर्थडे। देखें, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी, नदीम साहब देखा होगा कि इसके बावजूद कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3 सालों में 27 अरब डॉलर मार्केट से लिए, इसके बावजूद कि उस करेंसी को एडजस्टमेंट करने में हमें यानी कि 26% का इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ा, इसके बावजूद कि हमारी इतनी ज़्यादा रेमिटेंस बढ़ गई है, फिर भी हमारा ये तजारती खसारा बढ़ ही रहा है। और की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, आप जो कह रहे हैं ना एक्सपोर्ट्स, इसके एक्सपोर्ट का 70% इम्पोर्ट में निकल जाता है। एक ज़माने में आपको एक एज होता था दूसरों के ऊपर, आपके कंपटीटर्स के ऊपर, कि आपका रॉ मटेरियल स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर का वो इंडिजीनियस होता था, और आपकी कॉटन की क्रॉप बम्पर होती थी, जिसकी वजह से जब आप एक्सपोर्ट करते थे तो सिर्फ आपको वैल्यू एडिशन करनी होती थी और कुछ मटेरियल 30 to 35% आपको इंपोर्ट करनी पड़ती थी। आज वही चीज़ 70% पे आ गई है। उसकी 2 वजूहत है, एक तो आपकी एक्सपोर्ट की बास्केट चेंज हो गई है, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने बहुत ज़्यादा इसके कॉटन की आपकी क्रॉप बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं जा रही है, दूसरा आपको वीट इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तीसरी बात यह है कि अब आपने जो ईवी आपने इस मतलब इंपोर्ट किए वो 3 से 4 अरब डॉलर की हैं, विदाउट सर्टेनिंग के कौन सा मॉडल चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। आज आप देख रहे हैं 4 से 5 मॉडल के अलावा कोई मॉडल नहीं चल रहा, बट फिर भी वो बर्डन आप पे पड़ गया। तो मेरे नज़दीक आपको एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को रेशनलाइज करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के अंदर काफ़ी आपको कदगन लगानी पड़ेंगी और आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी कि देखें मी टू मी एक्सपोर्ट जो ज़्यादातर हो रही है
वो नहीं होनी चाहिए, ट्रू वैल्यूएशन पे होनी चाहिए। इंपोर्ट के अंदर भी आपको मी टू मी इंपोर्ट को कर्व करना पड़ेगा। दूसरा, आपके जो रेमिटेंसेज हैं, इस वक्त $4 बिलियन आ रहे हैं आपका, जो सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 के तहत जो इनकम टैक्स में एक समझ लीजिए एक एमनेस्टी है, उस लिमिट को आपको 50 लाख से बढ़ा के मेरे ख्याल से $1,00,000 पे लेके जाना पड़ेगा, जब जाके 7 से 8 अरब डॉलर आपको मिलेंगे। और उसकी वजह से पॉसिबल ये है कि आप 1 से 2 साल मजीद अगर इस किस्म की कोई प्रेशर रहते हैं क्राइसिस इन द गल्फ की वजह से, उसको आप सस्टेन कर सके और उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। सर, ये आप 12 प्रपोजल दे चुके हैं कि ये $50,000 को $1,00,000 करने की ज़रूरत है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले आपकी बात सुनते क्यों नहीं? क्योंकि आपने 4-5 दफ़ा तो मेरे प्रोग्राम में इसको दोहराया और मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी बुराई भी नज़र नहीं आती। देखिए, आपको बुराई नजर नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी बुराई नजर नहीं आती है, और मैं 12 आपको ये भी कह चुका हूं कि वो मुझसे एग्री करते हैं। बट जब वो आईएमएफ के पास जाते हैं तो आईएमएफ कहता है कि नहीं जी, हम ये नहीं करना चाहते। अच्छा, आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डोमेस्टिक एमनेस्टी दे दो, जैसे आपने ताजर स्कीम में दे दी है अभी, उतनी बड़ी एमनेस्टी भी आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज कि आईएमएफ को ये पता है नदीम कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट बेली है और जो पाकिस्तान की कमजोरी है वो फॉरेन एक्सचेंज है। और इनको ये पता है कि अगर मैं $1,00,000 अलाउ कर देता हूँ और अगर 8 से 10 अरब डॉलर इनको मिल गए एडिशनल एवरी ईयर, तो इनको ये पता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, स्पेशली विद रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज, वो ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है इनकी ज़रूरत कम से कम रहेगी, या हो सकता है 2-3 सालों में एलिमिनेट भी हो जाए। तो वो इस चीज को जानते हैं, इस चीज का तदारुक जानते हैं। आप देख लेना, हर देने के लिए तैयार है सिवाय इस $1,00,000 की कंडीशन के, जो कि पहले रही थी। मिफ्ता साहब को भी पता है, आपको भी पता है, $1,00,000 भी ये जो किए थे वो तारिक बाजवा साहब के दौर में हुए थे। उससे पहले तो मादर पिदर आजाद था और वो $1,00,000 तक बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जो हमने 1 करोड़ रुपए था वो उसको 50 लाख रुपए किए, 2017-18 में हमने किए। उसके बाद से देखें आपने कितनी डिवैल्यूएशन की, बट इसके बावजूद आप वो लिमिट नहीं बढ़ा सक रहे, और इस पे ये वेहेमेंटली अपोज करते हैं। 3 साल पहले भी जब हम लेके आए थे इसको फाइनेंस बिल में, मिफ्ता साहब से भी इसका जवाब लेते हैं। मिफ्ता साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, आपसे भी इसका जवाब चाहूँगा। ये तोला साहब बड़े इसके हमायती हैं कि इसको $50,000 को $1,00,000 कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए ऐसे, या इसमें कोई नुकसान है पाकिस्तान का? देखें, ये इससे टैक्स चोरी होती है, और ये पहली मरतबा लिमिट मैंने ही लगाई थी जब मैं वज़ीर ख़जाना था, और 1 करोड़ रुपए की थी उस वक्त। तो उसके बाद ख़ास से पीटीआई के ज़माने में उसको कम करके 50 लाख की कर दी थी। आप करोड़ रुपए कर दें, 2 करोड़ रुपए कर दें, $1,00,000 तक कर दें, उसके ऊपर करने से मतलब ये कि आप टैक्स चोरी का दरवाज़ा खोल रहे हैं। और हमारी जो 99% रेमिटेंस आती हैं वो उससे बहुत कम आती हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि पाकिस्तान ये लिमिट बढ़ा देगा और बग़ैर पैसे के पूछे पैसे आ जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, फैटफ के केसेस हो जाते हैं, वो बहुत सारे और मसाइल हो जाते हैं। और वैसे भी ये सोचना मेरे ख़्याल से गलत है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत डॉलर आ जाएगा अगर हमने ये लिमिट खोल दी, क्योंकि बहुत और तरीक़ों से भी डॉलर आ सकता है। हमारे हवाला हुंडी का भी बहुत डॉलर आता है, रोशन डिजिटल में भी बहुत पैसा आ जाता है। जो साहिब सरवत पाकिस्तानी होते हैं, अगर फॉरेन नेशनल होते हैं तो वो बाहर के पौंड भी ख़रीद लेते हैं, अगर पाकिस्तानी नेशनल भी होते हैं तो वो बैंकों के थ्रू पाकिस्तानी बॉन्ड्स ख़रीद लेते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से ये गलत ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डॉलर आ जाएगा अगर हम डॉलर की लिमिट बढ़ा दें। वही पाकिस्तानी डॉलर घूम के आ जाता है जो हवाला हुंडी के थ्रू जाता है और फिर आ जाता है, और उसमें टैक्स चोरी का बहुत लंबा दरवाज़ा खोल देते हैं आप। सर, हमारे बेशतर जो कारोबारी लोग हैं वो ये पैसा घुमा के दुबई से लाते हैं। वो जो शहबाज साहब पे FIA का केस था, इमरान खान की हुकूमत में बनाया गया, वो केस क्या था? वो यही था ना, शुगर का पैसा घूम के आया हुआ था पाकिस्तान वापस। और बहुत सारे और लोग भी, कारोबारी लोग ये काम करते हैं। लेकिन एक सस्टेनेबल वे क्या होगा कि पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ जाए? अब $100 पे तेल पहुँचा हुआ है, इसने हमारे ऊपर दबाव डालना है, अगले महीने हमारी वो चीखें निकल रही होंगी। तो या इम्पोर्ट कंप्रेशन करें या कोई फॉरेन एक्सचेंज कमाने का तरीका ढूंढें।
देखिए सर, अगर आपका डॉलर इतना बढ़ रुपया ऑयल इतना बढ़ जाता है तो थोड़ा सा इंपोर्ट के ऊपर स्टेट बैंक करती भी है, इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, बैंकों को कहती है कि जो तुम्हारे पास डॉलर आ रहा है वो खर्च करो। इस पर कोई हर्ज नहीं है अपने पैर पे खड़े होने का या अपनी चादर देख के पैर फैलाने का। लेकिन जो दूसरी बात है कि देयर इज़ नो सब्सिट्यूट नदीम भाई फॉर एक्सपोर्ट सेल्स। आप कर्ज़ ले सकते हैं, अमेरिका से लाइन ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि कभी ना कभी तो आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना, आपका डॉलर कमाना पड़ेगा। अगर आपकी यहाँ पे बिजली जो है वो पूरे खित्ते में सबसे महंगी हो, आपकी गैस यहाँ पे सबसे महंगी हो, आप गैस की पॉलिसीज़ चेंज कर दें, बिजली की पॉलिसीज़ चेंज कर दें, आपके टैक्स रेट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा हों, तो फिर इस दौरान में देखें, आपने बजट में इन्होंने कहा था कि हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स हटा रहे हैं। अब पता चली नहीं, वो बात भी नहीं हुई। वो उन्होंने उसके अंदर एक लुकूना डाल दिया कि जिस कंपनी का 80% से ज़्यादा टैक्स है हम उसके ऊपर सुपर टैक्स हटाएंगे, बाकी आप कंपनियों को एक्सपोर्ट के ऊपर सुपर टैक्स भी लगा रहे हैं। सो हम अगर ये पॉलिसीज़ ठीक कर दें हमारी और एक्सपोर्ट खुद ब खुद बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, तो हमको ये फिर दर दर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस किस्म की तरकीबें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे अभी तक हमको कभी फ़ायदा नहीं हुआ। सर मिफ्ता साहब 30 अरब डॉलर पे फंस के बैठे हुए हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और मुझे तो अब एक होपलेस सिनारियो नज़र आता है। मुझे लगता है हम इससे ऊपर जाने वाले ही नहीं है। वो पता नहीं क्या कौन सा ऐसा तरीका अपनाएंगे कि आपकी ये गुड्स ट्रेड जो है इसमें कोई बेहतरी आनी शुरू हो जाए पाकिस्तान की फेवर में। नदीम भाई देखें, 2008 के अंदर या 11 के अंदर भी हम जो थे ना, वो 13% अपनी माशी हजम का हिस्सा जो था वो बरामदात में डाल देते थे, एक्सपोर्ट कर लेते थे। अब ये मेरे ख्याल से सिमट के 8% हो गया है। तो 13 के बाद से आपने क्या पॉलिसीज़ अपनाई हैं उसको भी आप देख लीजिए कि कितनी मरतबा आपने रुपए को मुस्तहकम रखा है, डॉलर को मार्केट में झोंक दिया है, कितनी मरतबा आपने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 20% ले गए हैं, कितनी मरतबा आपने एक्सपोर्टर्स को महंगी बिजली दी है, गैस दी है। पाकिस्तान के अंदर एक महंगी बिजली है, हुकूमत ने महंगी बिजली लगाई थी, आपके एक्सपोर्टर्स ने नहीं लगाई थी, लेकिन आप एक्सपोर्टर्स से उनका पैसा लेते हैं, आप सनत से भी पैसा लेते हैं जिससे पाकिस्तान में कारोबार कम हो जाता है। हम ड्यूटीज़ लगाते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं अपनी लोकल इंडस्ट्री को कि वो दुनिया से कम्पीट ही ना कर सके। हमारे मोहतरम राशिद लंगड़ियाल साहब जो FBR के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इसके बारे में जंग अखबार में 1-2 मजमून लिखे हैं कि हमको ये जो हमने जो दीवारें खड़ी कर रखी हैं अपनी इंडस्ट्री के इर्द गिर्द, उसको भी हटाना पड़ेगा और उसको आज़ाद छोड़ना पड़ेगा ताकि वो दुनिया से कम्पीट करे। पाकिस्तान में बाहर से माल आए लेकिन पाकिस्तान बाहर का माल लेके जाए, और फिर आगे डॉलर के रुपए की पॉलिसी में भी आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि बिजली और गैस जब तक आप कंपैरेटिव नहीं करेंगे, आपका सनतकार जो है वो दुनिया भर से कंपैरेटिव नहीं हो सकता। तोला साहब, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू हो जाए, FDI आनी शुरू हो जाए? देखिए, FDI आने को तो आ जाती है, बट FDI उस वक्त आपको फायदेमंद देती है जब आप अगर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लाए या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लाए। हमने कोशिश की थी, मेरा ख्याल है अगर आपने देखा होगा SIFC के थ्रू, कि हम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्स पे लें, और वो भी आपको पता है सियासत की पेंट चढ़ गया पानी के इश्यूज पे और काफ़ी इश्यूज पे। देखिए, मैं इस बात से, मिफ्ता साहब मेरे बड़े हैं और हमेशा बड़ा इज्जत का मकाम रहा है इनका। देखिए, मिफ्ता भाई का जो कहना है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगा, मगर आज तक हमने कोई टैक्स इवेजन पे कोई ऐसी चीज की है जो कि कम हमें टैक्स इवेजन कम हो। आज आप देख लीजिए, आपने इतने मेजर्स लिए, आपने इतनी इमारतें दी, आपने इतने काम किए, आपकी जो टोटल GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन रहा है ना, वो 10.75% रहा है, या 10.8 आप समझ लें, और आपकी जो FBR की रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी इतनी है, और बल्कि थोड़ी मार्जिनली कम है, उसको मैं अगर मरूज़े खातिर ना भी रखूं। तो आप मुझे बताइए, जितने रिफॉर्म्स आपने किए, आप ये मुझे बताइए, जितने आप ये मैकेंजी की रिपोर्ट है, हमने रिपोर्ट लिखी, जिसने भी लिखी, उसके क्या असर हुए, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर आए। मिफ्ता साहब खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको पता है कितने एडवांसेस लिए जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये परफॉर्मेंस तो नेगेटिव हो रही है मेरी। जब ये परफॉर्मेंस नेगेटिव हो रही है और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास कोई ऑडिट का कंफर्मेशन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप मुझे बताइए, इस सूरत में जब मैं ट्रू टैक्सेशन या हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट नहीं कर सकता, तो दूसरा रास्ता तो दें।
अगर ये जो पैसा जाता है, मिफ्ता साहब जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि FATF के मामलात में कोई इजाफा हो सकता है या और कोई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है MNST में, तो भाई ये ताजिर दोस्त स्कीम है, इसमें तो आप खुले आम कह रहे हैं 2% दो और अपना वाइट करा लो, तो IMF सोई भी है। दूसरी बात, मेरे पास टाइम खत्म हो गया सर, इसको टॉपिक को दोबारा किसी दिन फिर डिस्कस कर लेंगे। इशफाक तोरा साहब, मिफ्ता इस्माइल, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।